कराईकुड़ी मणि का संबंध, ये व्यक्ति है, ठीक है ना, कराईकुड़ी मणि इनका नाम है, का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उत्तर में लिखेंगे मृदंगम। कराईकुड़ी मणि का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो क्या बताया जाएगा? मृदंगम, ठीक है ना। अच्छा, मृदंग कौन कौन बजाता है? और भी कुछ नाम नोट कर लीजिए, तो लिख लेंगे क्वेश्चन इसी में पॉइंट बना के। भोलानाथ पाठक मृदंगम बजाने वाले, भोलानाथ पाठक, अमरनाथ मिश्र, अमरनाथ मिश्र, पंडित मदन मोहन, तीन लोगों का नाम ध्यान रखो। और एक क्वेश्चन में जो है कराईकुड़ी मणि, ठीक है ना, ये किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? मृदंगम। अच्छा, हमारी शास्त्रीय भाषाएं कितने हो गई हैं? 11, ठीक है ना। अभी कितनी बनी है? 5। कौन कौन सी बनी है? फारसी वो नहीं इंक्लूड किया गया उसको। असमिया, पाली, प्राकृत, मराठा, बंगाल, ठीक है ना, बंगाली, इतनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो टोटल कितनी हो गई हैं? 11। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। अभी किसकी बात की जा रही है? छऊ। छऊ जो कौन सा बनने वाला है? 9वां। छऊ कितने प्रकार का होता है? 3। अच्छा बताओ, मयूरभंज छऊ कहाँ पर? उड़ीसा। सरायकेला छऊ झारखंड। और एक कौन था? पुरुलिया छऊ, वो कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में छऊ। चलिए अब अगला सवाल नोट करेंगे। एकमात्र संतूर बजाने वाली महिला कौन है? एकमात्र संतूर बजाने वाली महिला, एकमात्र संतूर बजाने वाली महिला कौन है? तो उत्तर में लिखिएगा श्रुति अधिकारी। श्रुति अधिकारी एकमात्र महिला है जो क्या बजाती है? संतूर, ठीक है ना। एकमात्र महिला जो संतूर बजाती है कौन है वो? श्रुति अधिकारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज बताओ, एकमात्र महिला जो शहनाई बजाती है। हाँ, तो जो नहीं जानता है नोट कर लेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। एकमात्र महिला जो शहनाई बजाती है तो कौन है? वागेश्वरी कमर, ठीक है ना, वागेश्वरी कमर। और इसको कई बार एग्जामों ने पूछा है कि एकमात्र महिला जो शहनाई बजाती है तो बागेश्वरी कमर। अच्छा, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो पहली बार किसने वहां पर लाल किले पर शहनाई बजाया था? बिस्मिल्लाह खां, ठीक है ना, शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। और कहाँ के थे? बनारस, ठीक है ना, बनारस के थे बिस्मिल्लाह खां। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। जनजातीय नृत्य डोंग का संबंध किस राज्य से है? डोंग लिखने, डोंग लिखना। जनजातीय नृत्य डोंग का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर में लिखिएगा गुजरात। ये जनजातीय नृत्य है जिसका नाम क्या है? डोंग। और किस राज्य में मनाया जाता है? ये गुजरात में। और देखो, जब गुजरात का नाम आ गया तो गुजरात से संबंधित और भी कुछ नृत्य मैं पढ़ाया हूं आप लोगों को। तो वो गुजरात के नृत्य कौन कौन से हैं? टिप्पाड़ी कहाँ का है? गुजरात का, ठीक है। टिप्पाड़ी एकदम ध्यान रखिएगा। टिप्पाड़ी, गरबा, गरबा जो अभी अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है, कौन से नंबर का?
15वां अमूर्त धरोहर कौन से ईयर में? 2023 में। ठीक है, अमूर्त धरोहर अभी शामिल किया गया उसको, गरबा को। ठीक है, पाढ़र, पाढ़र लिखिएगा, पाढ़र वहीं का नृत्य है, गुजरात का पाढ़र। गोपरास, गोपरास, सिद्धि धमाल, सिद्धि धमाल बहुत इंपॉर्टेंट, सिद्धि धमाल। भवई, लास्या भी यही था, लास्या। एक हुडो लिख लेना, हुडो। इतने नृत्य ध्यान रखना, कहां पर? कहां पे? गुजरात में। ठीक है, गुजरात के नृत्य थे। तो डोंग, ये कहां का है जी? गुजरात का। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? पता है तुम लोगों को? अपने भारत में है अटल सुरंग, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ठीक है ना, अटल सुरंग। अटल सुरंग की लंबाई कौन बताएगा? अटल सुरंग की लंबाई है? अटल सुरंग की लंबाई बोलो। अटल सुरंग की जो लंबाई है ना, वो कितनी है? 9.02 किलोमीटर। ठीक है, 02 ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 2 लग गया है तो हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है ना, यहाँ पर 02 लगना है, ध्यान रखिएगा। 9.02 किलोमीटर किसकी लंबाई है? अटल सुरंग। ठीक है ना, अटल सुरंग। अब इसकी ऊंचाई पूछ दे, कितनी ऊंचाई पर है ये अटल सुरंग? तो लिख रहे 10,000 फीट ऊंचाई पर है ये, 10,000 फीट ऊंचाई पर। और किस मार्ग को जोड़ता है? लेह टू मनाली। लेह टू मनाली मार्ग, इसकी ऊंचाई, लंबाई और किस मार्ग को जोड़ता है, ये तीनों चीज ध्यान रखिएगा। 10,000 फीट। अरे भगवान, लेह कहाँ है? लद्दाख और मनाली हिमाचल प्रदेश। मनाली हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आता है। चलिए अगला सवाल। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन, सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर में लिखिएगा शाहजहां, शाहजहां ने करवाया था मयूर सिंहासन का निर्माण। ठीक है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि जो मयूर सिंहासन है इसको और किस नाम से जानते हैं? तख्त ताउस। तख्त ए ताउस, इसको ये भी कहा जाता है मयूर सिंहासन को। ठीक है, इसी में कोहिनूर हीरा जड़ा गया था। ठीक है ना, कोहिनूर हीरा इसी में जड़ा गया था, तख्ते ताउस में। शाहजहां ने बनवाया था। इसको मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, तख्ते ताउस भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार सवाल पूछा एसएससी सीजीएल में कि मयूर सिंहासन में कितने नाचते हुए मोर थे। इस जो मयूर सिंहासन था इसमें नाचते हुए मोर की संख्या कितनी थी? ये तख्ते एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो लिखिएगा इसमें नाचते हुए मोर की संख्या, नाचते हुए मोर की संख्या 2 थी। मोर की संख्या
2, ठीक है। नाचते हुए मोर की संख्या कितनी थी? 2, ठीक है। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। अच्छा, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक, बैठने वाला अंतिम शासक, अंतिम शासक बताएं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन बताएगा? बताओ बाबू। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह था, ठीक है। अंतिम शासक जो इस पर बैठा, मोहम्मद शाह। अगर पूछ दिया कि बताएं इसकी ऊंचाई कितनी थी, लंबाई कितनी थी मयूर सिंहासन की, फिर क्या होगा? एक कमरे के बराबर था ये मयूर सिंहासन। तो लिखिएगा मयूर सिंहासन की लंबाई 13 गज, लंबाई इसकी कितनी? 13 गज। अच्छा, क्रिकेट की पिच की लंबाई, ठीक है, आई कितने गज का है? 13 गज का। अब समझो कितना ये लंबा था ये मयूर सिंहासन, ठीक है। 13 गज इसकी लंबाई थी, ठीक है। चौड़ाई पूछ दे इसकी, चौड़ाई, तो चौड़ाई भी लिख लेना। चौड़ाई थी 2.5 गज, ठीक है। ऊंचाई लिखिएगा, ऊंचाई कितनी थी? तो वो थी 5 गज। अब गज, 1 गज बराबर कितना फुट होता है? 1 गज बराबर 3 फुट। 1 गज बराबर 3 फुट। अब जोड़ लेना कि कितना ऊंचा था, कितना ये था। तब 13 5 39 फुट का क्या था? उसकी लंबाई थी मयूर सिंहासन। इसको लेके चला गया था कौन? नादिर शाह, ठीक है। तो ये भी सवाल पूछता है कि तख्ते ताउस को किसने ले गया था? नादिर शाह, ठीक है। तो वो भी लिखना, कौन इस पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह। नादिर शाह ले गया था इसको, नादिर शाह, ठीक है। नादिर शाह। अच्छा, नादिर शाह को क्या बोला जाता है? ईरान का नेपोलियन। क्या बोला जाता है? ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन कहा जा गया, ठीक है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, ठीक है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ठीक है ना। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, ठीक है। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का नाम सुना आप लोगों ने? किसने लिखा था? हरिसेन, ठीक है। किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त। अच्छा, ये बताओ, जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख संस्कृत में। किसमें लिखा गया था? पता है कि नहीं? नहीं पता हो तो नोट कर लीजिएगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में, ठीक है। संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और किसने लिखा था? हरिसेन। हो गया? अगला क्वेश्चन, हरिसेन। अगला क्वेश्चन लिखा जाए, किस अनुच्छेद के तहत पंचायत में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत पंचायत में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण है? 33%, ठीक है। ये 33% जो आरक्षण है महिलाओं को पंचायत में, पंचायतों में, ठीक है। पंचायतों में कितने पर क्या कहते हैं, किस अनुच्छेद के तहत ये छूट दी गई है? अभी ये लोकसभा में भी हो गया है, लोकसभा में भी हो गया महिलाओं को छूट, राज्यसभा में भी हो गया है, राज्यसभा में भी हो गया है,
लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हो गया है। तो पंचायत में किस अनुच्छेद में था, तो नोट कर लीजिएगा 243 डी में, 243 डी के तहत महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद में, 243 डी में। अगर यही कहे कि लोकसभा में कितना, किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो लोकसभा में लिखेंगे 330, लोकसभा में 330 के तहत ये अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद यहां पर नोट कर लेंगे, अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 330। ठीक, राज्यसभा में किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, तो ये भी लिखे 325, 325 इसके तहत महिलाओं को छूट दिया गया है। ठीक है, 325 के तहत। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? है? अच्छा, ये दोनों छूट किस, कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है? 106वां अभी संविधान संशोधन हुआ है ना, जो जिसका नाम क्या था, नारी बंधन शक्ति अधिनियम। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन के तहत इसमें इनको आरक्षण प्रदान किया गया है। कितने परसेंट का? 33%। ठीक, अगला सवाल। देखना, पोंग बांध किस राज्य में स्थित है? पोंग बांध किस राज्य में स्थित है? रेणु को क्या हुआ है जी? वो उनका तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब है ना, अच्छा, प्लेटलेट्स कम हो गया है, हाँ। तो उसकी वजह से weakness हो गया। पोंग बांध कहाँ स्थित है? तो उत्तर में लिखिएगा हिमाचल प्रदेश। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बाबू? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? रेणुका झील। तो रेणुका झील भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील भी नोट कर ले जो नहीं जानता है, रेणुका झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अच्छा, चंद्रताल झील भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील, रेणुका, चंद्रताल, सूर्यताल भी है ना, सूर्यताल, ये सारी झीलें कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आप पोंग बांध अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो कहां पर है? एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल, तमारा झील कहां पर स्थित है? तमारा झील, तमारा झील, तमारा झील कहां पर स्थित है? तमारा झील कहां स्थित है? तो उत्तर में लिखना बाबू, ओडिशा में। अंशुपा झील कहां है? उड़ीसा में। ठीक है ना, अंशुपा झील भी उड़ीसा में है। तमारा झील, अंशुपा झील, ठीक है, ये कहां पर है? उड़ीसा में। ठीक, हो गया। अगला सवाल, लिखिएगा, नासा के मार्स रोवर को, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑपरेट करने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? ठीक है ना, ये नासा का मिशन है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? मार्स रोवर। और उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? भारत की कोई महिला, ठीक है, उनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति, ठीक है, कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति।
अक्षता कृष्ण मूर्ति। ठीक है, अगला सवाल, अक्षता कृष्ण मूर्ति। ठीक बा, अगला सवाल, रामायण को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? रामायण को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? रामायण को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? तो उत्तर में लिखना, कौन बताएगा? RTH ग्रिफिथ, RTH ग्रिफिथ, ग्रिफिथ। इन्होंने रामायण को किस में ट्रांसलेट किया? इंग्लिश में। अच्छा, रामायण को लिखा किसने? वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी किस भाषा में लिखे थे? संस्कृत में लिखे थे। ठीक है, लेकिन कहे कि रामायण को तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखा? अवधी भाषा में। ध्यान रखिएगा, अवधी में। तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखा है? अवधी में। ठीक है, और इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? RTH ग्रिफिथ। रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? श्लोक 18। श्लोक बोल रहा हूँ, श्लोक कितने हैं? 24,000। रामायण में श्लोक की संख्या कितनी है? 24,000। 24,000 कौन समझ रहे होगा? रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? 24। पूछा गया एग्जामों में। ठीक है, इसके उपखंड कितने हैं? वो कांड है, उपखंड बोल रहा हूँ। रामायण के उपखंड नोट कर लीजिए। रामायण के उपखंड की संख्या कितनी है? 500। इसमें कांड कितने हैं? 7। 7 कांड है। बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड। और छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा। नोट कर लिए, सबसे बड़ा कांड कौन सा है? छोटा कांड किष्किंधा, बड़ा कांड बाल कांड। ठीक है, छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा।